स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ विच एज ग्रुप। नाउ डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है वो बेसिकली WAP को एसोसिएट करता है, मतलब जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है और जो हमारी इकोनॉमी होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, जो वर्किंग एज ग्रुप होता है, और इससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इस जो एज ग्रुप होता है वो होता है आपका 15 to 64 ईयर्स, राइट। द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस, देन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट। अब क्योंकि यहाँ पे कर्टोसिस के टाइप दिए हुए हैं तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, β2 की वैल्यू निकालनी है। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। ये आपको μ4 का वैल्यू गिवन है और ये आपको μ2 का वैल्यू गिवन है, मतलब सेकेंड सेंट्रल मोमेंट का वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट स्टूडेंट्स, तो आप μ2 जो होता है वो कर्टोसिस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। μ4 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर। आप सिंपल वैल्यू पुट करें, इसका ज़रूर ध्यान रखें, μ2 का होल स्क्वायर हमें करना है। तो जो आंसर आ रहा है वो 2.7 आ रहा है, मतलब 3 से छोटा आ रहा है। 3 से छोटा मतलब नेचर कैसा हो गया, प्लेटिकर्टिक। आप ये तीनों याद रखें, β2 अगर ग्रेटर देन 3 है तो लेप्टोकर्टिक होता है। लेप्टोकर्टिक मतलब इस तरह से पीक्ड होता है, राइट। अगर इक्वल्स टू 3 है तो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर लेस देन 3 है तो इस तरह से फ्लैट होता है, जिसे हम कहते हैं प्लेटिकर्टिक। जैसे यहाँ आपकी वैल्यू लेस देन 3 आ रही है। ठीक है, सो आंसर विल बी फॉर दिस। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू, सपोज अगर आपसे यहाँ पे स्क्यूनेस पूछते तो आपका जो μ3 है, थर्ड सेंट्रल मोमेंट 0 है, तो जो β1 आता वो 0 आता। तो β1 0 मतलब जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है, सिमेट्रिकल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। आपको दो रिग्रेशन लाइंस के बीच का एंगल दिया हुआ है, टेंजेंट ऑफ द एंगल दिया हुआ है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है और एक रिलेशन दिया हुआ है। इसमें ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे, और आपको k की वैल्यू निकालनी है। नाउ बिकॉज अभी आप कल आपका एग्जाम है तो मैं क्विकली इसको सॉल्व कर देती हूँ। फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेंजेंट ऑफ द एंगल, दो रिग्रेशन लाइंस के बीच का एंगल ये होता है। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। यहाँ पे ये वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, हमने सिंपल वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है, नॉर्मल कैलकुलेशन किया है, और आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी। ना वंस आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आपने इसको सॉल्व किया, फैक्टराइज किया, तो आपके पास k की दो वैल्यूज आई। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर आपको एक कंडीशन दी हुई है, दोनों इक्वेशंस में से कंडीशन दी हुई है कि k शुड बी ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा कौन है, ये है, तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मार्क किया है कि जो कंडीशन दिया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल था। मोड तो ऑप्शंस में से सर्च करें, 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार आ रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है, 3 4 5 टाइम्स आ रहा है ना। ऑप्शंस में से देख लें तो इसका आंसर जो होगा वो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, हिस्टोग्राम विद अनइक्वल। हिस्टोग्राम जो होता है वो कंटिन्यूस रेक्टेंगल्स को प्लॉट करने के लिए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन अगर क्लास इंटरवल्स आपकी अनइक्वल है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास, दिस इज अ फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएंस आपको गिवन है, एक रिलेशन आपको दिया जा रहा है और आपसे यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ दिस। हमेशा ध्यान रखिए कि वेरिएंस जो होता है वो ओरिजिन से अफेक्टेड नहीं होता, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किससे अफेक्ट होता है, स्केल से अफेक्ट होता है। मतलब अगर हम किसी भी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो वेरिएंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इसमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, दैट a स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ x। सेकेंड प्रॉपर्टी विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट ax प्लस b जो होता है दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ x। स्केल ओरिजिन से इट इज नॉट बीइंग अफेक्टेड। अब इसका सोल्यूशन देखिए आप स्टूडेंट्स कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये गिवन है, आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, 10 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, वेरियंस इंटू ए एक्स इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स। क्वेश्चन में वेरियंस ऑफ एक्स जो है वो 18 दिया हुआ है।
Now once you will solve, you will get the answer as 72. So the correct answer for this will be 72. ऑफ द सीरीज इज 40. हर ऑब्जर्वेशन को अगर आपने 5 से सब्ट्रैक्ट किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो नई सीरीज का मीन क्या होगा. अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द ओरिजिन एंड स्केल. आई एम टेलिंग यू ओरिजिन और स्केल के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये समझिए. सपोज आपको जो मीन था वो गिवन था. कितना गिवन है आपको मीन? 40. नया वेरिएबल. अब इसने बोला कि हर ऑब्जर्वेशन को 5 से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है. तो आपको पता है कि जो मीन होता है ना वो ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है और स्केल से भी अफेक्ट होता है. कई बार ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है. मीन इट इज़ अफेक्टेड बाय बोथ. तो यहाँ पे क्या होगा? ट्वाइस इंटू एक्स बार माइनस 5 ये हो जाएगा. राइट. तो आपके पास एक्स बार कितना गिवन है? 40 माइनस 5 तो 35. तो 70 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. देखिए आपको ए यूनियन बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, पी ऑफ बी बार गिवन है और इवेंट्स का नेचर पूछा जा रहा है. तो यहाँ हम देख रहे हैं डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. स्टूडेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इट इज़ नॉट जीरो, तो ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया. अब इंडिपेंडेंट के लिए हम मल्टीप्लिकेशन रूल चेक करते हैं. मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी. ये हमें निकालना है. ठीक है. आपको यहाँ पे पी ए की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप एडिशन रूल लगा लेंगे. तो जब आप एडिशन रूल लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपने एडिशन रूल लगा लिया. पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी. बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पी ऑफ बी बार गिवन है. आपको पी बी की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस पी ऑफ बी बार करेंगे तो आपके पास पी बी की वैल्यू आ जाएगी. तो इनका ज़रूर ध्यान रखें. तो जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास पी ए की वैल्यू आ जाएगी 2/3. एक बार हम चेक कर रहे हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो दैट इज़ पी ए डॉट पी बी है ना. एक बार हमने क्या चेक किया? पी ए डॉट पी बी हमने चेक किया. तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के. मतलब कि इवेंट्स का नेचर कैसा हुआ? इंडिपेंडेंट. ठीक है. अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए डॉट पी बी आ गया. तो इससे पता चल गया. सपोज अगर ये इक्वल नहीं आता पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के तो हमारे इवेंट्स का नेचर कैसा हो जाता? डिपेंडेंट हो जाता. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है. देखिए यहाँ पर आपको 3 म्यूचुअली क्वेश्चन बहुत प्रॉपरली रीड करना है. नेचर कैसा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ. देखिए आपको 3 प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है और आपसे बोल रहे हैं एटलीस्ट. मैनी टाइम्स मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स हमें टाइम सेव करना है. जब भी एटलीस्ट का क्वेश्चन आएगा हम 1 माइनस नन करेंगे. तो देखिए जैसे यहाँ पे एटलीस्ट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस नन. ठीक है. नन मतलब क्या होता है? पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार. क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इवेंट्स का नेचर इंडिपेंडेंट है. बहुत ध्यान से पढ़ना है. इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाएगी. पी ऑफ ए बार डॉट पी ऑफ बी बार डॉट पी ऑफ सी बार. सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो 8/9 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट में केसेस बनाओगे तो टाइम लगेगा. तो हमेशा एटलीस्ट के लिए 1 माइनस नन करें. सो आंसर विल बी 8/9 फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. प्रोबेबिलिटी से 3 और 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं. बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस, 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन ऑल द 3 डाइस वेरी सिंपल. 1, 1, 1, 2, 2, 2. तो ऐसे कहाँ तक जाएंगे डाइस में? 6, 6, 6 तक जाएंगे. अब ध्यान रखिएगा क्योंकि 3 डाइस हैं तो जब 1 डाइस होता है डाई होता है तो 6 होते हैं एग्जॉस्टिव केसेस. 2 होता है तो 6 स्क्वायर होते हैं और 3 होता है तो 6 क्यूब होते हैं. तो प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल. तो 6/6 क्यूब हो जाएगा. तो 1/36 विल बी द आंसर. 4 टाइम्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड एग्जैक्टली 3 टाइम्स. मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स केसेस बनाने लग जाएंगे कि अगर 4 टाइम्स टॉस किया है तो दे विल मेक द केस लाइक दिस, हेड 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 लाइक सो. ये बहुत टाइम टेकिंग है. जब भी आपके पास नंबर ज़्यादा है और केसेस बनाने में टाइम लग रहा है तो आप बाइनोमियल
लॉ को यूज़ करें, अभी बताती हूँ मैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन NCX P की पावर X Q की पावर N माइनस X। जब नंबर ऑफ टाइम्स आप ऑप्शंस नहीं बना सकते फेवरेबल केसेस, तो बाइनोमियल लॉ से हो जाएगा। टोटल कितनी बार परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट को? 4 टाइम्स। हेड लाना है तो हेड लाने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, और एक्स कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए टोटल ट्रायल्स 4 हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हाफ आ गई, क्यू क्या होता है? 1 माइनस पी होता है, ठीक है। अब आपको एग्जैक्टली 3 हेड्स चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? NCX P की पावर X Q की पावर N माइनस एक्स। तो हमने ये यहाँ पे वैल्यूज रख दी, इसको भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आई टोल यू NCR इक्वल्स टू NC N माइनस R होता है। तो 4C1 क्या होता है? 4 होता है। जब कैलकुलेट करोगे तो 1/4 आएगा। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन 1/4 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एग्जाम में आता ही है। देखिए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है और आपको 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ढूंढने ऑप्शंस में से ढूंढिए। तो जैसे अगर मैंने यहाँ से किया, और ज्योमेट्रिक मीन के लिए ढूंढिए। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन। तो क्या इसका आंसर 8 आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। इस पर आइए, 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन लीजिए 16 इंटू 4। तो आप देख रहे हैं जब आप सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू 4 देखिए कैसे होगा। 1 मिनट, मैं इसको आप सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, ये तो बाहर आएगा 4 और √4 मतलब 2 हो जाएगा, तो 8 आ गया। अब इसका यहीं पे मीन निकाल लीजिए, 4 + 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 10। अब आप ऑप्शंस में से चेक करें एक बार, देखिए। तो हमेशा ऑप्शंस में जब ये क्वेश्चन आएगा ऑप्शंस पे जाइए, तो बस आगे चेक नहीं करना। 16 और 4 जो है वो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आए हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, एक बार देख लेते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपको पता है 2 ओजाइव्स होते हैं, एक होता है मोर देन, एक होता है लेस देन। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो आपको मीडियन देता है। मीडियन मतलब होता है 50th परसेंटाइल, ठीक है। इफ द क्लास इंटरवल्स दे आर ओपन एंडेड, ओपन एंडेड मतलब क्वेश्चन में लिखा रहता है ना लेस देन 10 मोर देन 50, तो इसे ओपन एंडेड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ओपन एंडेड है तो किसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए मीडियन बीच वाली वैल्यू होती है तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोड मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वार्टाइल्स जो है वो बीच वाले वैल्यू होते हैं ना, 25% शुरू के और 25% बाद के इंक्लूड नहीं करते क्वार्टाइल्स, तो ये भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है, तो इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इवन नंबर 2 4 6 है, तो 3/6 हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी, तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई, फिशर्स जो होता है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। सर्क्यूलर टेस्ट को फिशर जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। ऑफ अ सिटी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मतलब 6 डेज का आपको जो है मीन दिया हुआ है, दैट इज 0.3 इंच। ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन संडे द एवरेज रेनफॉल इंक्रीज टू 0.5। तो व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन संडे, मतलब मीन का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। देखिए सैटरडे तक आपको मतलब 6 डेज का आपको मीन दिया हुआ है, तो मीन का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। इसको इधर ले गए तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब जब संडे इंक्लूड हो गया तो 7 डेज का लगा दिया, दैट इज 0.5, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे x6 है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट्स? 1.8 है। x7 संडे का आपको निकालना है, तो संडे का आ गया 1.7। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया वो आपका आ जाएगा 1.7 इंच। नेक्स्ट देखिए, β2 इट इज़ ग्रेटर देन 3, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। β2 अगर 3 से बड़ा है तो पीक्ड कर्व होगा एंड इट इज़ नोन एज एन लेप्टोकर्टिक। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। आई टोल्ड यू कि जब स्क्वायर डेविएशंस होते हैं अरिथमेटिक मीन से तो लीस्ट होते हैं या मिनिमम होते हैं। इन अ मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियन की वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको मोड निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, मोड जो होता है वो होता है 3 टाइम्स ऑफ
मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। मोड इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है तो आपका आंसर जो है वो 60 आने वाला है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि ये जो आपका फॉर्मूला है ये ब्रेक भी हो जाता है। ब्रेक इन द, आपको एक मेजर फॉर्मूला याद रखना है, थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। इसको ऐसे भी ब्रेक किया जा सकता है और ये भी एक आपके ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको 5 सीरीज़ का ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, सेकंड और थर्ड सेंट्रल मोमेंट की। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो चलिए एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे हमने मीन निकाल लिया क्योंकि आपको सेंट्रल मोमेंट्स निकालने हैं। सेंट्रल मोमेंट्स मतलब ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस मीन से। ये मीन 0 आ रहा है, ठीक है। तो म्यू2 मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर मतलब होता है आपका वेरिएंस। तो देखिए मीन तो 0 आ रहा है, तो ये फॉर्मूला हो गया और ये होता है आपका रॉ मोमेंट। तो आप देख रहे हैं सेंट्रल मोमेंट या रॉ मोमेंट एक ही निकालो क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहे हैं मीन 0 होने की वजह से। तो म्यू2 प्राइम का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन एक्स स्क्वायर। तो सारी ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 40 डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है, तो ये आपको वेरिएंस मिल गया। अब म्यू3 क्या है, इट इज़ इक्वल टू म्यू3 प्राइम। क्यों? क्योंकि अभी आपको रीज़न बताया, यहाँ पे आप क्यूब कर देंगे म्यू3 में, मीन 0 है। तो म्यू3 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन एक्स क्यूब। सारी ऑब्जर्वेशंस का क्यूब करके ऐड करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव साइंस है ये कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी 0। तो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। कैलकुलेशन भी नहीं था और कॉन्सेप्चुअल भी था। तो 8,0 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ गया फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयर कंटेन्स 60% ऑफ द एयर कंटेन्स 20% ऑफ द ऑक्सीजन। अगर पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसमें एंगल क्या होगा एट द सेंटर। पाई डायग्राम हमेशा सर्कल में होता है, ये आपको पता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। जो भी कॉम्पोनेंट है, जैसे 20% है, टोटल कितना है, परसेंट आ गया। और क्योंकि आप सर्कल में पाई डायग्राम, ये पाई डायग्राम होता है ना, दिस इज नोन एज अ पाई डायग्राम। तो पूरा सर्कल का कितना होता है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो ये आपका एंगल हो गया। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा है 72 डिग्री। तो आंसर हो गया 72 डिग्री। क्वार्टाइल वैल्यू गिवन है और आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गिवन है। तो बहुत सारे स्क्यूनेस के कोएफिशिएंट होते हैं स्टूडेंट्स। एक कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट होता है, एक बाउलीज कोएफिशिएंट होता है। मैं अभी आपको सारा रिवाइज करवा देती हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करते हैं। इसे हम बाउलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस कहते हैं, ठीक है। इसका ये किस पर बेस्ड होता है, क्वार्टाइल्स पर बेस्ड होता है। इसका फॉर्मूला क्वार्टाइल्स पे बेस्ड होता है। एक आपने कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला भी पढ़ा होगा स्क्यूनेस का, है ना। उसका फॉर्मूला मीन मीडियन पे होता है। तो मीन माइनस मोड बाय सिग्मा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा। इसकी जो लिमिट होती है वो -3 से +3 जाती है। इसकी जो लिमिट होती है वो -1 से +1 जाती है ना। तो अभी यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्वार्टाइल्स बेस्ड है, मतलब बाउलीज मेजर दिया हुआ है। फॉर्मूला ये आपको लर्न होना चाहिए। कई बार Q2 की जगह मीडियन भी आ जाता है और ये आपको पता है। आपने सारी वैल्यूज़ पुट करी, या तो आप इसको सॉल्व करें इक्वेशन की तरह, और सॉल्व नहीं हो रहा है तो ऑप्शंस में से Q3 की वैल्यू डालकर फिर चेक कर लें कि आंसर 0.6 आ रहा है कि नहीं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लें जैसे नॉर्मल इक्वेशंस में निकालते हैं, या फिर ऑप्शन में से Q3 की वैल्यू रखें। अगर 0.6 आ रहा है तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो अभी मैंने सॉल्व नहीं किया बिकॉज टाइम अभी आपके पास, आप रिवाइज कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। लॉग पर क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जिससे क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला अगर आपका जैसे बेस चेंज करना है ना, ये बी को नीचे लाना है और ए को ऊपर लाना है, तो ये हो गया बेस चेंज। ये देखिए बेस चेंज हो गया, लेकिन ये 1/, में आ गया। तो आपका अगर जो क्वेश्चन था वो लॉग ऐसे था। अब मुझे यहाँ पे सब बेस चेंज करना है ताकि बेस सबका कॉमन आ जाए, 60 आ जाए, ठीक है। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो 1/, था तो ये बेस चेंज हो गया, तो ये हो गया log 60 इधर आ गया और 3 इधर चला गया। ये देखिए log a प्लस log b प्लस log c की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुकी हूँ। नंबर और बेस सेम है तो आंसर विल बी 1 फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखिए ए इंटरसेक्शन भी, इनमें क्या कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये फाई आ जाएगा। डोंट गिव जीरो, क्योंकि जब सेट की बात होती है तो हमेशा फाई, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई, दैट्स वाई कंफ्यूज करने के लिए जीरो दिया हुआ है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, डोंट पैनिक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, इजी लेवल क्वेश्चंस आएंगे, जो पढ़ा है वो ही आएगा, ठीक है? बट कैलकुलेशन पे फोकस करिएगा एंड विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स।